हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। दिस इज क्लास नंबर 6 और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन रिपीटेड टॉपिक्स। ऐसे टॉपिक्स जो कि बार बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उन टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड पीवाईक्यूज हम आज की क्लास में प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मेक श्योर आप इस क्लास को अंत तक जरूर देखिए, बिकॉज ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बट इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं बता दूं कि इससे पहले मैं 5 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं और इन सभी पांचों क्लासेस को आप देख सकते हो, क्योंकि सभी क्लासेस में मैंने पीवाईक्यूज डिस्कस करें। और ये जो पीवाईक्यूज जैसे कि मैंने बताया कि रिपीटेड टॉपिक्स के ऊपर है, सभी क्लासेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इस कंप्लीट प्लेलिस्ट, इन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के भी देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं अपकमिंग वीडियोस लेकर के आऊँ, कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या कोई इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँ, तो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो मैं अपने इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप सभी को दे देता हूँ। कोई इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक हो गया, कोई पीडीएफ वगैरह होगी, तो यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ। सो गाइस इन सभी के लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। इससे पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा अनाउंसमेंट बता दूं आप सभी के लिए। छोटा सा अनाउंसमेंट है, दैट इज की स्पेशल 3 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज चल रहे हैं, जो कि स्पेशली दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए शेड्यूल किए गए हैं, बनाए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं। तो आप अपनी जो प्रिपरेशन इस बचे हुए टाइम में एग्जाम टारगेटेड कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर जो कंटेंट मिलेगा आपको वो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड होगा, टू द पॉइंट होगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनलिमिटेड कंटेंट दे दिया जो कि खत्म ही नहीं हो रहा 3 महीने में, ऐसा नहीं है। टू द पॉइंट कंटेंट है, लिमिटेड कंटेंट है, वो भी एग्जाम टारगेटेड। तो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉल साइंस की प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं। इसके अलावा आप इसमें इन सभी की कॉम्बो कोर्स भी 3 मंथ में हमने अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप इन सब में एनरोल कर सकते हो। अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है, आज रात 12 बजे तक ये ऑफर अवेलेबल है, उसके बाद ये ऑफर भी एक्सपायर हो जाएगा। अवेल कर लीजिए इस ऑफर को। JRF10 कूपन कोड आपको अप्लाई कर लेना है बिफोर बाय ऑप्शन। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, जो कंप्लीट लेक्चर्स हैं। इसके अलावा जो 100 मॉक टेस्ट हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी बाइलिंगुअल हैं। पीडीएफ नोट्स है जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी बाइलिंगुअल है। तो सब कुछ ही बाइलिंगुअल मिलेगा, तो लैंग्वेज की तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। करना क्या, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मोबाइल फोन में ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन करके। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच अमंग द फॉलोइंग इज टीचर सेंटर्ड मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया या इफेक्टिव टीचिंग हो गया, इस तरह के टॉपिक जो है इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में, तो इसीलिए ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो कि टीचर सेंटर्ड मेथड पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लासरूम के अंदर किस तरीके से आप टीचिंग करते हो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनते रहते हैं एग्जाम में। टीचर सेंटर्ड मेथड की बात की कौन सा है इसमें, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर और डिस्कवरी अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक केंद्रित विधि है, समूह चर्चा, परियोजना विधि, व्याख्यान या फिर अन्वेषात्मक दृष्टिकोण। तो गाइस देखिए, जब भी हम बात करते हैं टीचर सेंटर्ड मेथड की, इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में टीचर इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर पढ़ाएगा तो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, अदरवाइज स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ लेक्चर मेथड में होता है कि जब क्लास में टीचर आते हैं, आपको लेक्चर देते हैं, तभी तो आप पढ़ोगे। अगर लेक्चर ही नहीं देंगे तो आप कैसे पढ़ोगे। तो ये जो मेथड है आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। बाकी जो जितने भी मेथड है सारे के सारे आप खुद से कर सकते हो। ग्रुप डिस्कशन स्टूडेंट्स का खुद का होता है, प्रोजेक्ट मेथड भी खुद पे ही काम करते हो, डिस्कवरी अप्रोच भी खुद की होती है स्टूडेंट्स की। तो बाकी जो है सबके सब स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड है, तो बस लेक्चर मेथड ही यहाँ पर आपका टीचर सेंटर्ड मेथड है। समझ में आ गया, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द रिसर्चर स्ट्रीम ऑफ इमीडिएट एप्लीकेशन, तत्काल अनुप्रयोग वाली अनुसंधान प्रवृत्ति कौन सी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आज मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिसर्च और मेथड्स ऑफ रिसर्च आपको सारे के सारे कर लेने हैं, सारे के सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ जिसमें मैंने आपको यूजीसी नेट पेपर 1 के 40 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स बता रखे हैं बेस्ड ऑन एग्जाम एनालिसिस। 2024 में 2025 में जो जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स की मैंने बिल्कुल लिस्ट बना दी आपको यूनिट वाइज। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, बिकॉज पेपर 1 में आपको 80+ स्कोर करने में ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को जरूर देखिए। और जो भी आपका सब्जेक्ट है पेपर 2 का, आप अपने सब्जेक्ट का नेम कमेंट करिए, हम ट्राई करेंगे कि सब्जेक्ट 2 के ऊपर भी इस तरह की वीडियो बनाई जा सके। ये वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पे विजिट करके जरूर देखना। मैंने आपको बताया भी था उसमें कि आपको इस तरह के जो टॉपिक है उनको कवर करके चलने हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च हो गया, मेथड्स ऑफ रिसर्च हो गया, दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए।
सो यहाँ पे देखो पूछा गया कि तत्काल अनुप्रयोग मतलब इमीडिएट एप्लीकेशन वाली कौन सा रिसर्च स्ट्रीम है इसमें, बेसिक रिसर्च, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च या फिर नन। आप बताइए सोच के क्या आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का। सो गाइस देखिए आपको नाम से पता चल रहा होगा, एक्शन रिसर्च, क्रियात्मक शोध, जो कि इमीडिएट एक्शन लेने के लिए किया जाता है, इमीडिएट चीजों को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च का यूज किया जाता है। सो एक्शन रिसर्च इज अंडरटेकन टू सॉल्व इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम्स एंड इज डायरेक्टली एप्लीकेबल। सो या क्लासरूम प्रॉब्लम हो या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम हो, उन सभी को सॉल्व करने के लिए जनरली हम लोग एक्शन रिसर्च का यूज करते हैं, जो कि हमें इमीडिएट सॉल्व करके सॉल्यूशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज येलो जर्नलिज्म रेफर टू। अब ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है आपका। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया है येलो जर्नलिज्म क्या होता है। सो क्या होता है, पील पत्रकारिता किसे कहते हैं, सेंशनाइल सेंशनाइल सेंशनल न्यूज होती है ना, सेंशनलाइजेशन, सेंशनलिज्म इन न्यूज, सेंशनलिज्म, ठीक है, सेंशनल न्यूज होती है ना, उसी को लिज्म लगा दिया है। यूज ऑफ येलो इंक, सीरियस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग या गवर्नमेंट रिपोर्टिंग। तो यहाँ पर अगर हिंदी में बात करें तो समाचार में सनसनीखेजी, सनसनीखेजी ये है ना, सनसनीखेजी, इसको बोला जाएगा, या फिर पीली स्याही का उपयोग वाला गंभीर खोजी रिपोर्टिंग या फिर सरकारी रिपोर्टिंग। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका सेंशनल, फिर से वही वर्ड आ गया, सेंशनलिज्म इन न्यूज। सेंशनल न्यूज देना, एक तरीके से सनसनीखेज खबर फैलाना, इसी को कहा जाता है येलो, क्या बोलते हैं, येलो रिपोर्टिंग या येलो जर्नलिज्म, ठीक है। सो ये क्या होता है, येलो जर्नलिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ पब्लिशिंग सेंशनल न्यूज टू अट्रैक्ट अटेंशन नॉट बेस्ड ऑन फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन। तो अट्रैक्शन पाने के लिए सेंशनल न्यूज बनाकर के पब्लिश कर देना येलो जर्नलिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इसमें से कौन सा डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है। तो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट दो तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं। अब ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो वैसे देखो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट और इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या डिफरेंस है। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट में क्या होता है कि हम जर्नल चीज से स्पेसिफिक आते हैं, स्पेसिफिक चीज पे बात पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इंडक्टिव में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक से जर्नल पे जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, कौन सा इसमें तर्कपूर्ण डिडक्टिव तर्क है। सो यहाँ पे आप देखेंगे ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई एंड स्पैरोज आर बर्ड्स देयरफॉर स्पैरोज कैन फ्लाई। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, चलो मैं बाकी ऑप्शन से पढ़ के समझा देता हूँ। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, पेंगुइन्स आर बर्ड्स देयरफॉर पेंगुइन्स कैन फ्लाई। तो यहाँ पर प्रीमाइसेस गलत है, क्योंकि पेंगुइन्स जो है वो बर्ड्स तो हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते, तो ये तो हुआ नहीं। ऑल स्टूडेंट्स आर क्लेवर, रोहन इज ए स्टूडेंट देयरफॉर रोहन इज ए क्लेवर। तो ऑल स्टूडेंट्स क्लेवर होते हैं, हो भी सकता है, और सारे स्टूडेंट्स क्लेवर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रीमाइसेस है वो भी 100% ट्रू है ऐसा नहीं बोला जा रहा है ना। तो ऑल स्टूडेंट्स आर क्लेवर ऐसा जरूरी नहीं कि 100% स्टूडेंट्स जो है वो क्लेवर ही क्लेवर, क्योंकि ऑल की बात की जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लेवर नहीं होते हैं। रोहन एक स्टूडेंट तो रोहन भी क्लेवर है, तो इसकी गारंटी नहीं है कि रोहन भी क्लेवर ही हो गया। और यहाँ पर तो सम लगा दिया, सम का मतलब है कि फिर वो ऑल की बात ही नहीं की जा रही है, तो डी तो वैसे ही हट गया। जहां पर ऑल की बात की जा रही है वही डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट का पार्ट बनेगा, बिकॉज हम ऑल से स्पेसिफिक जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन तो ऐसे हट गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वही करेक्ट होगा, बिकॉज ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सभी चिड़िया उड़ सकती हैं। स्पैरोज आर बर्ड्स, तो दोनों यहाँ पर जो प्रीमाइसेस हैं वो ट्रू हैं, दोनों प्रीमाइसेस ट्रू हैं, और उसके ऊपर जो है कंक्लूजन बेस्ड है। सो स्पैरो कैन फ्लाई, तो ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, स्पैरोज आर बर्ड्स, सो स्पैरोज ऑल्सो कैन फ्लाई, है ना। तो यहाँ पर ये जो है एक जर्नल स्टेटमेंट थी कि ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, उससे हम स्पेसिफिक आ गए कि हाँ स्पैरो भी फ्लाई कर सकती है, ठीक है। और यहाँ पर पेंगुइन जो था, पेंगुइन उड़ नहीं सकता है ना, पेंगुइन कैन नॉट बी फ्लाई। तो यहाँ पर जो है आपका जो स्टेटमेंट है उसके बेस पे जो कंक्लूजन निकल रहा है वो फॉलो नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, प्रूव नहीं निकल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड से है, इफ अ ट्रेन ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। अभी आपका पीवाई की क्वेश्चन है गाइस। देखो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी कहा था कि अभी हम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा अपकमिंग वीक से, ठीक है, नेक्स्ट वीक से। तो उसका भी वेट करिए। अभी हम मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसका आंसर आपको करना है फटाफट से। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो उठा के देखो, वीडियो को पॉज कर दो, देखो क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। सो
एक ट्रेन है जो कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर की यात्रा करती है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में बतानी है। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो वैल्यूज गिवन है वो किलोमीटर में है और आर में है, और आपको बताना है मीटर पर सेकंड में, यानी कि मीटर पर सेकंड में आपको बताना है, जो कि वैल्यूज गिवन आपको किलोमीटर और घंटे में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर आर वाली वैल्यूज को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हमें इसका आंसर पता चलेगा मीटर पर सेकंड में। ऐसे ही है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। और आपको स्पीड ही तो बतानी है, तो स्पीड बतानी तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितनी, 60 किलोमीटर है, और टाइम कितना है, 1 घंटे का टाइम है। तो यहाँ पर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये हो जाएगा 3600 सेकंड। और ऊपर भी हमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बिकॉज 60 किलोमीटर गिवन था, और किलोमीटर में क्या कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, है ना। तो 1000 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब यहाँ 0 से 2 खत्म, और यहाँ से 6 धम 60 होता है ना। तो ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 1000, और नीचे कितना हो गया आपका 6 हो गया। और काट दो भाई, 2 3 जा 6, और 2 5 जा 10, और 0 आगे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3। सो यहाँ पर चलो 3 से डिवाइड करके आपको बताता हूँ मैं। 50 यहाँ पर 50 है ना, तो 3 1 जा 3 हो गया, 2 बचेगा 0, 3 6 जा 18। ठीक है, आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज 16 के आसपास आंसर आएगा, और 16 सिर्फ एक के ऑप्शन में है, तो आगे आपको डिवाइड नहीं करना, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा आपका। आपको पता चलेगा कि ये आंसर आ रहा है, बाकी तो 16 कहीं भी नहीं है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सा हमने दो चीजों को यूज किया है, एक तो फॉर्मुला यूज किया है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मुला आपको पता होना चाहिए, और दूसरा आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि किलोमीटर पर आर को हम मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में, और पर आर, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि सेकंड में पता लगाना है ना। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हमने 60 मल्टीप्लाई बाय 60 किया हुआ है। बस इसको हमने सॉल्व किया और हमने आंसर निकाला। सो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, 5 स्टार रेटिंग का टॉपिक है ट्रेन स्पीड का क्वेश्चन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिसने भी इस क्लास को नहीं देखा देख लो, बिकॉज इसके अंदर मैंने बेसिक फॉर्मूले समझा रखे हैं। पहले मैंने कुछ 4-5 फॉर्मूले बता रखे हैं, फिर मैंने कन्वर्जन सिखा रखा है, और फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा रखी है। तो यहाँ पर 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, बिकॉज एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, हो सकता है कि 2 क्वेश्चन भी आ जाए ट्रेन स्पीड से रिलेटेड। तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिए। ये जो वीडियो है ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का पार्ट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है। उस सीरीज में क्लास नंबर 7 करके है ये, तो आप एक बार इस क्लास को जरूर देखिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करिए। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है इस टॉपिक को लेकर के और अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, और इसके अकॉर्डिंग आपको इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो आपको ऊपर दिए हुए 2 स्टेटमेंट के बेसिस पे राइट आंसर क्लिक करना है कि बताओ राइट आंसर क्या होगा। सो गाइस देखिए, स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं हम लोग फटाफट से। स्टेटमेंट नंबर 1 है, द रिसर्च क्वेश्चन शुड बी लिंक्ड टू ईच अदर। जो रिसर्च क्वेश्चन हैं वो एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है भाई। अगर आप रिसर्च कर रहे हो एक पॉपुलेशन के ऊपर, जिसमें सपोज करो आपको ये पता लगाना है कि एक पर्टिकुलर एरिया की, जैसे सपोज करो दिल्ली में जो वर्किंग विमेन है उनकी एज, उनकी सैलरी, है ना, इस तरह के क्वेश्चन का आंसर आपको पता लगाना है कि वर्किंग वुमेन की एज कैटेगरी क्या है, कितनी सैलरी है, पर एवरेज सैलरी कितनी दिल्ली के विमेन्स की, जो विमेन काम करते हैं दिल्ली में। और ऐसे में एक तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे निकल के आता है कि आपको ये पता लगाना है कि विमेन की हाइट कितनी है। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर आप पता लगा रहे हो इकोनॉमिकल कंडीशन के थ्रू, मतलब एज, और यहाँ पर आप पता लगा रहे हो सैलरी का। अब यहाँ पर हाइट या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि इररिलेवेंट है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो, या आप ऐसे कह सकते हो कि किस तरह के कपड़े पहनते हैं विमेन, मतलब जब काम करने जाते हैं ऑफिस में। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे इररिलेवेंट से हो जाएंगे, तो इसलिए क्वेश्चन इररिलेवेंट नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक होने चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस फॉर्मुलेट करने होते हैं जब आप रिसर्च कर रहे होते हो। तो क्वेश्चन शुड बी लिंक्ड ईच अदर, तो ये ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है, द रिसर्च क्वेश्चन शुड बी आइदर ब्रॉड और नैरो। जो क्वेश्चंस आपने सेट करे हैं रिसर्च के लिए वो ब्रॉड हो या नैरो हो तो चलेगा, ऐसा नहीं गाइस, ना तो ब्रॉड होने चाहिए ना बहुत नैरो होने चाहिए। क्वेश्चन शुड बी स्पेसिफिक टू योर रिसर्च स्टडी। जो भी आपकी रिसर्च स्टडी है उसी की स्पेसिफिक होनी चाहिए,
ना बहुत ज्यादा ब्रॉड होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा नैरो होनी चाहिए। बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया तो फिर जनरल चीजें हो जाएंगी इसमें, फिर आप रिसर्च किस पे कर रहे हो, जनरल चीजों पर रिसर्च तो कर नहीं पाओगे। और बहुत ज्यादा नैरो हो गया तो फिर रिसर्च करने का फायदा क्या। तो रिसर्च ऐसी करो जो कि आपकी आपके रिसर्च एरिया को सपोर्ट करे। तो यहाँ पर स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो ट्रू हो जाएगा, स्टेटमेंट नंबर 2 फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 जो है दोनों ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स भी नहीं है, 1 ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि रिसर्च क्वेश्चन शुड बी लिंक्ड टू ईच अदर इन अ लॉजिकल एंड कोहेरेंट मैनर टू इंश्योर दैट द रिसर्च फोकस ऑन एंड दैट द फाइंडिंग्स आर मीनिंगफुल। तो आपस में लिंक्ड होनी चाहिए क्वेश्चंस। इसके अलावा स्टेटमेंट नंबर जो 2 है, रिसर्च क्वेश्चन शुड नॉट बी टू ब्रॉड और टू नैरो बट रैदर शुड बी अप्रोप्रिएटली फोकस्ड टू एड्रेस द रिसर्च प्रॉब्लम। तो यहाँ पर ना बहुत ज्यादा नैरो हो ना बहुत ज्यादा ब्रॉड हो, ऐसी हो कि भाई जो हमारा एरिया ऑफ रिसर्च है वो इजीली उसका आंसर हो जाए, है ना। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज पर कॉपीराइट लॉज फेयर यूज अलाउज द लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइट वर्क। कॉपीराइट कानूनों के अनुसार उचित उपयोग कॉपीराइट कार्यों को सीमित उपयोग की अनुमति देता है। तो यहाँ पर फेयर यूज की बात की जा रही है। तो किस चीज के लिए फेयर यूज का जो है अनुमति दी जाती है। अब यहाँ पर प्लेजरिज्म का क्वेश्चन है ये, मतलब ये आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है और ये आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। तो कमर्शियल यूज के लिए नहीं होता है, एजुकेशनल पर्पस के लिए ही होता है, मेकिंग वीडियोस के लिए नहीं, मेकिंग पेड ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भी नहीं, एजुकेशनल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एजुकेशनल यूज। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि कोई ऐसा लॉ में स्पेसिफिक इस चीज को मेंशन नहीं किया गया है। सो फेयर यूज इज एक्चुअली असेस्ड ऑन ए केस बाय केस बेसिस। अलग अलग केस में अलग अलग फेयर यूज हो सकता है। दस देयर आर नो क्लियर कट गाइडलाइंस। कॉपीराइट लॉ डज provide 4 criteria that must be taken into account when determining whether a use qualifies as fair use। तो ये है। बाकी लेजिटिमेट यूज होना चाहिए, जैसे एग्जांपल के लिए क्रिटिसिज्म करने के लिए आप यूज कर सकते हो, कमेंट्री करने के लिए कर सकते हो, न्यूज रिपोर्टिंग में हो सकता है, टीचिंग के लिए, स्कॉलरशिप और रिसर्च के लिए, ये इन सब में फेयर यूज किया जा सकता है। बट कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी और के कंटेंट को आप अपना बता के बेचो ना, वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। बाकी आप जो चीजें छोटा मोटा काम कर सकते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इन्फॉर्मेशन पर्पज से यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ ग्रीन हाउस गैस इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्रीन हाउस गैस वैश्विक उष्मीकरण के लिए मुख्य जिम्मेदार है। कौन सी गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो गाइस देखो ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है पीवाईक्यूज का। फर्स्ट राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द मोस्ट इंपैक्टफुल ग्रीन हाउस गैस कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई होप इसका आंसर सब लोग कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज की क्लास में, आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं, है ना। इससे पता लगेगा कि आपकी प्रैक्टिस तैयारी कैसे चल रही है। और आप लोग ना यार फीडबैक देख नहीं जाते, फीडबैक देके जाया करो क्लास में कि भाई क्लासेस आपको कैसी लगती है, बिकॉज आपके कमेंट करने से, आपकी फीडबैक देने से आपका जो क्लास आपको कैसी लगती है, समझ में आता है नहीं आता, ये बताने से एज ए टीचर हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करो, कमेंट करके बताया करो कि क्लास आपको कैसी लगती है, आपको समझ में आता है नहीं आता है। तो प्लीज कमेंट जरूर करिए क्लासेस के नीचे। सो क्वेश्चन है, हु एक्रीडेट्स यूनिवर्सिटीज इन इंडिया फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। भारत में विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता मानकों के लिए कौन मान्यता देता है, यूजीसी, एआईसीटी, नैक या फिर एनसीईआरटी। तो गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आई थिंक सबको पता होगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नैक। ठीक है, सो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल एक्रेडिटेट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर क्वालिटी। तो ये तो काफी बड़े लेवल पे काम करता है, आई थिंक सबको पता होगा इसके बारे में। अच्छा, ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ, ये कब स्टैब्लिश किया गया था, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फटाफट से कमेंट कर दो अगर आपको पता है कि नैक को कब स्टैब्लिश किया गया। चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसका राइट आंसर पता है। फटाफट से कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यार आप लोग ना वीडियोस भी शेयर नहीं करते यार, वीडियोस को शेयर किया करो, जिस भी ग्रुप में आप ऐड हो वहां पे वीडियोस को शेयर कर दो। कोई फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है नेट की, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, नेट की या सेट की, बिकॉज सेट में भी क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं सेम टू सेम। तो वीडियोस को शेयर जरूर किया करो, ये आपसे रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज आप सभी लोग वीडियोस को जरूर शेयर कीजिए, है ना। सो क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर फॉर द एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। अब ये भी रिसर्च का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक डेटा का विश्लेषण के लिए एक सॉफ्टवेयर है। तो गाइस देखो, रिसर्च में जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो, और टीचिंग में जो सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं वो, दोनों ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको टीचिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर सारे पढ़ लेने हैं और रिसर्च से रिलेटेड सॉफ्टवेयर सारे पढ़ लेने हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो क्वालिटेटिव डेटा की बात कर रहा है। सो एन वीवो हो गया, आर हो गया, एसपीएसएस, स्टेटा,
तो SPSS होता है न्यूमेरिकल डेटा के लिए, तो इसका तो आंसर होगा नहीं। स्टेटा भी नाम से पता चला कि स्टैटिस्टिक्स मतलब न्यूमेरिकल डेटा यूज होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। R जो है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एंड वीवो ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक बार चारों के बारे में समझ लेते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट से। सो एन वीवो जो है इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज फॉर क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड मेथड रिसर्च। तो ये क्वालिटेटिव मेथड है के लिए यूज होता है। R जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। SPSS जो है स्ॉफ्टवेयर है जिसको स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। एक बार आपके एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी PY के, जो मुझे अच्छे से याद है, तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट एग्जाम की पर्पज से। सो एंड इट इज यूज्ड बाय वेरियस काइंड्स ऑफ रिसर्चर्स फॉर कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। एंड स्टेटा जो है इट इज ए पावरफुल स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय स्टेटा कॉर्प फॉर डेटा मैनिपुलेशन, विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग। तो ये भी जो है न्यूमेरिकल डेटा का यूज करता है स्टेटा। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, एक ये सीरीज जो है मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इससे आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पर क्लास 1 2 3 4 करके मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। जितने भी पेपर 1 के इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक्स हैं उनको मैंने इसमें कवर करने की कोशिश करी है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो इस सीरीज को फॉलो करिए। और ये हमारे लास्ट बैच के टॉपर्स हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो 99.91, 99.98 परसेंटाइल तक स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं पढ़ के हमसे। तो आप भी इसमें से नेक्स्ट हो सकते हैं, आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, अगर आप अभी भी आपके पास मौका है, अगर अभी भी अच्छे से पढ़ो ना, एग्जाम टारगेटेड करने पे फोकस करो, तो भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। अभी स्पेशल 3 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स हमने स्टार्ट किया, तो आप उसमें इनरोल कर सकते हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पोल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं, प्लस इनके कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको 3 मंथ के ड्यूरेशन में अवेलेबल करवा दिए हैं। सो आप JRF10 कूपन कोड अप्लाई करने में आपको 10% का डिस्काउंट में मिल जाएगा, लेकिन आज रात 12 बजे तक बस, उसका भी ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। सो यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट जो है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए PDF नोट्स मिल जाते हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो और उसको मल्टीपल टाइम उसका यूज करते हैं रिवीजन कर सकते हो। गाइस करना कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर कीजिए इस वीडियो को सभी के साथ जो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर UGC नेट अपडेट एंड PhD रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।